Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. It's Ikra Khan over here, welcoming you on behalf of Maths Box. Today I'm here to deliver or proceed my lectures of PPSC Lecture Math 2017. Dear viewers, हम लोग काम कर रहे थे PPSC Lecture Math 2017 के पेपर पर, जिसके 25 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को डिलीवर कर दिए। फर्दर मोर आज हम अपना लेक्चर प्रोसीड करेंगे MCQ नंबर 26 से 30 तक आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें और आप लोगों की कमीशन की तैयारी बेहतर तरीके से प्रोसीड कर सके। तो बगैर वक्त ज़ाया किए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? द वर्क डन बाय द फोर्स F2i माइनस 2j माइनस k थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट R इज इक्वल्स टू 2i प्लस 2j माइनस 5k इज के आप लोगों ने और ऑप्शन आपको देता है ऑप्शन नंबर A 3, ऑप्शन नंबर B 6, ऑप्शन नंबर C 9 एंड ऑप्शन नंबर D 12। आपको कहता है कि वर्क डन आप फाइंड आउट करेंगे क्या होता है। तो अपनी ऑप्शंस की तरफ जाने से पहले मैं जो यहाँ चीज़ बताना चाह रही हूँ या जो पता होना ज़रूरी है वो बेसिकली क्या है, वर्क डन क्या है आपके पास, वो आपको पता होना चाहिए। तो वर्क डन बेसिकली आपके पास होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका फार्मूला आपके पास क्या होता है? इसका फार्मूला होता है W इज इक्वल्स टू F डॉट R, ठीक है। कि ये आपके पास फोर्स है और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप उसका डॉट प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है और कौन सी ऑप्शन यहाँ पर नहीं हो सकती, ठीक है। मल्टीप्लाई करें, डॉट आई के साथ मल्टीप्लाई होता है जे के साथ और के के साथ, 6 हो गया, ठीक है। देन आपके पास -2 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास +5 हो गया, ठीक है। ये आपके पास आंसर जनरेट हुआ 9। तो आपने बहुत सिंपल तरीके से क्या किया, ऐसे फार्मूला लिखा है और उसको अप्लाई कर दिया है, तो आपके पास आंसर क्या निकला है? 9। सो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 26 जो उसने कहा था, वर्क डन बाय द फोर्स F इज इक्वल्स टू 2i माइनस j माइनस k थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट R इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2j माइनस 5k इज ऑप्शन नंबर C 9। मूव ऑन करते हैं डियर ऑडियंस अपने क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। वो कहता है एनी 3 वेक्टर्स A, B एंड C आर को प्लानर इफ ऑप्शन नंबर A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर B A क्रॉस B डॉट C इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर C A डॉट B डॉट C इज इक्वल टू 0 और ऑप्शन नंबर D A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो यहाँ पर अपनी ऑप्शंस की तरफ मूव करने से पहले जो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो क्या है? दैट इज कोप्लानर वेक्टर। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिए, जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो प्लीज़ गो थ्रू कर लें। ये चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको सारे लेक्चर्स पिछले वाले मिल जाएंगे PPSC लेक्चर मैथ 2017 से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि कोप्लानर वेक्टर्स जो हैं बेसिकली वो आपको पता होने चाहिए कि कोप्लानर वेक्टर आपके पास क्या है। कोप्लानर वेक्टर आपके पास, को का मतलब होता है कॉमन। कोप्लानर आपके पास क्या चीज होती है? कोप्लानर वेक्टर बेसिकली को का मतलब होता है आपके पास कॉमन, और प्लानर को इकट्ठा कर दें, प्लानर का मतलब प्लेन, तो उसका मतलब है कि कॉमन प्लेन वाले वेक्टर्स को आप लोग क्या कहते हैं? कोप्लानर कहते हैं, ठीक है। आप बेसिकली जो मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसकी या जो मैथमेटिक्स में हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं वो मैं आपको कोट कर देती हूँ। अब इसकी जो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है वो क्या है? वो ये है कि कोप्लानर वेक्टर्स आपके पास ऐसे वेक्टर्स हो जाते हैं जो मैंने लिटरल मीनिंग आपको बताया है। कोप्लानर का मतलब होता है कॉमन प्लेन।
तो वेक्टर लाई इन अ सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लानर। और फर्दर मोर आप इसको मोल्ड करते हुए ये डेफिनेशन भी बना सकते हैं इसकी कि वेक्टर्स पैरेलल टू द सेम प्लेन, कि ऐसे तमाम वेक्टर्स जो किसी एक प्लेन के पैरेलल होंगे उनको भी आप लोग क्या कहेंगे, कोप्लानर कहेंगे। या ऐसे तमाम वेक्टर जो एक ही प्लेन पर ड्रॉ हों या एक ही प्लेन में हों तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कोप्लानर वेक्टर्स कह देते हैं। अच्छा, अब इसको मैथ्स की लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में अब इसकी डेफिनेशन बताने लगी हूँ कि 3 वेक्टर्स आपके पास कोप्लानर होते हैं अगर क्या हो जाए कि उसकी प्रॉपर्टी ये वाली सेटिस्फाई कर जाए। वो कौन सी प्रॉपर्टी है ज़रा वो देख लेते हैं कि आपने वेक्टर्स को कोप्लानर अगर प्रूव करना है तो उसके लिए आप लोगों ने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 प्रूव करना होता है। किसको? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये किसके इक्वल होना चाहिए? शुड बी इक्वल्स टू 0। मतलब अगर आपने वेक्टर्स को कोप्लानर शो करना है तो अगर आप उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लें और वो आंसर 0 आ जाए तो वो क्या हो जाएंगे, कोप्लानर वेक्टर्स बन जाएंगे। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है? बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक ऐसा कॉम्बिनेशन है या आप कह सकते हैं कि जिसमें डॉट और क्रॉस से आप वेक्टर्स को लिंक करते हैं। मतलब एक डॉट होता है और एक आपके पास क्रॉस होता है। ठीक है, अब जरा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताती चलूँ कि एक तो है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू 0 और दूसरा ये है कि अगर आपके पास गिवन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हों तो भी वो कोप्लानर वेक्टर्स होते हैं। ठीक होगी बात। अब यहाँ पर देखें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प से हम लोगों ने इन ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन को क्लिक करना है। हमें पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो एक डॉट होता है और एक क्रॉस होता है, लिहाजा ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ से निगेट हो चुकी है क्योंकि इसमें दोनों ही डॉट प्रोडक्ट्स हैं। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की नोटेशन नहीं है। मैंने आपको बताया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक डॉट होता है और एक क्रॉस होता है। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर डी यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही क्रॉस है, डॉट का जिक्र ही नहीं है। हमारी बहस रह गई किस पर? ऑप्शन नंबर ए पर और ऑप्शन नंबर बी पर। अब हमें सवाल यहाँ पैदा ये होता है या डाउट ये पैदा होता है कि दोनों में ही डॉट और क्रॉस है तो क्या दोनों ठीक हैं? तो ज़रा देख लें कि इनको इक्वालिटी इनकी किस तरीके से आती है। आपके पास अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट इज बेसिकली इसको आप ए बी सी इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, और ये चीज़ फर्दर आपकी किसकी इक्वल होती है? दैट इज इक्वल्स टू ए डॉट बी क्रॉस सी। अब इसका मतलब क्या है? जो बी क्रॉस सी होता है ना, ये जो बी क्रॉस सी मैंने लिखा है, बेसिकली आपने कोई सा भी प्लेन ले लिया। चलें, ये आपके पास एक प्लेन है, इसमें आपने 3 वेक्टर्स ले लिए, ए ले लिया, इधर आपने बी ले लिया, इधर आपने ये सी ले लिया। ठीक है, तो ये एक प्लेन पर है। ठीक है, अब इसमें मैंने डिस्कशन करनी है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ये फार्मूला किस हिसाब से सही लिखा हुआ है कि ए डॉट बी क्रॉस सी का आंसर 0 ही आता है, 0 स्केलर ही आता है। ज़रा वो देखें, बी क्रॉस सी हमेशा वेक्टर होता है जो इस प्लेन पर नॉर्मल हो। बी क्रॉस सी इज नॉर्मल टू दिस प्लेन। ठीक है, मतलब ये नॉर्मल है। और दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि क्रॉस ऑफ 2 वेक्टर इज अगेन अ वेक्टर। मतलब यहाँ पर आपके पास वेक्टर जनरेट होगा और ये आपके पास पहले से ही वेक्टर है, तो 2 वेक्टर्स का आप डॉट निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये मैंने सही लिखा। लेकिन अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को देखूं, ऑप्शन नंबर बी कैसे निगेट हो गई है वो जरा देखें कि बी डॉट सी डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज स्केलर। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ स्केलर जनरेट कर रही है और ये चीज़ वेक्टर जनरेट कर रही है, तो हमारे पास तो वेक्टर और स्केलर का क्रॉस एग्जिस्ट ही नहीं करता। लिहाजा ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ से क्या हो गई? निगेट हो गई। ये बात ठीक है कि आप डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मैंने लिखा ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल बेसिकली अगर मैंने रखना है डॉट और क्रॉस को मैंने चेंज करना, मैं कर सकती हूँ डॉट और क्रॉस को चेंज, तो मुझे फिर एक और काम भी करना पड़ेगा। चलिए पहले मैं डॉट और क्रॉस को आपके सामने चेंज कर देती हूँ।
ये मैंने क्रॉस को इधर शिफ्ट कर दिया, डॉट को इधर शिफ्ट कर दिया, लेकिन अब की बार मेरी ब्रैकेट कहाँ पर आनी चाहिए, मेरी ब्रैकेट यहाँ पर आनी चाहिए बी और ए पर, मतलब ए क्रॉस बी। तो दोबारा वही चीज बनेगी, देखें ए क्रॉस बी इज वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पर सी भी आपके पास वेक्टर है, तो आप दो वेक्टर्स का क्या ले सकते हैं, डॉट ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से यहाँ से निगेट हो गई है। तो हम लोगों ने राइट ऑप्शन जो है हमारे पास जो बचा है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो एनी थ्री वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लानर इफ दिस कंडीशन होल्ड्स, मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर आपके पास 0 आ जाता है तो आपके पास गिवन वेक्टर्स कोप्लानर हो जाते हैं। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली ए डॉट बी क्रॉस सी। क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास क्या है, पीपीएससी लेक्चर मैथ 2017 से, वो कहता है द वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस के एंड 3i माइनस 4j माइनस 4k आर ऑप्शन नंबर ए पैरेलल, ऑप्शन नंबर बी कोलिनियर, ऑप्शन नंबर सी कोप्लानर एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। अच्छा, इसका इनके ना ऑप्शंस की तरफ मूव करने से पहले, क्योंकि उस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उसने वर्ड्स लिख दिए आपको, तो पहले आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग उस पर मैथमेटिकली जो भी फार्मूला होता है, ये जो भी प्रोसेस होता है जो डेफिनेशन के बाद मैं आपको बताऊंगी वो अप्लाई करेंगे, तो हमें पता चलेगा ये जो गिवन वेक्टर्स हैं वो इनमें से किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, तो हर ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ आपके सामने। पैरेलल वेक्टर्स आपके पास क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं अगर स्केलर मल्टीपल ना हो एक दूसरे के। ये प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस हो चुका है, अगर जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो प्लीज उसको गो थ्रू कर लें। तो पैरेलल वेक्टर्स आपके पास क्या होते हैं, स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। ठीक है, स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं इज इक्वल्स टू लैम्डा बी। और ये फर्दर आगे डिटेल में जाने की इसकी खास अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है कि लैम्डा पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जीरो, तो वो केस क्या केसेस बनते हैं वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। तो पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर होते हैं जो स्केलर मल्टीपल हों एक दूसरे के। ठीक है, उसके बाद कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, को का मतलब होता है कॉमन, लीनियर का मतलब होता है लाइन, मतलब ऐसे वेक्टर्स जो किसी गिवन लाइन के पैरेलल हों इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, उनकी डायरेक्शन पैरेलल वाली मतलब सेम भी हो सकती है, एंटी पैरेलल भी हो सकती है, लेकिन साफ और आम लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ कुल लीनियर वेक्टर्स वो होते हैं जो एक लाइन पर हो। ठीक है, तो इसके लिए जो फर्दर कंडीशंस होती हैं ना वो 3 होती हैं। ठीक है, 3 कंडीशंस होती हैं कोलिनियर को चेक करने के लिए, वो मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ। जो पहली कंडीशन होती है आपके पास वो तो यही होती है कि आप चेक कर लें कि वो क्या है, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं तो पहली कोलिनियरिटी चेक करने के लिए हम लोग ये लगाते हैं फॉर्मूला। ठीक है, जब आपके पास उनमें से गिवन वेक्टर्स की कोई कंपोनेंट 0 ना हो तब आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक होगी बात। उसके बाद सेकंड अप्रोच आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कोलिनियर चेक करने के लिए, मतलब कोलिनियरिटी चेक करने के लिए ये मैं प्रोसेस 3 बता रही हूँ कि ये चेक किया जाता है। अगर दूसरे नंबर पर हम कहते हैं कि अगर रिलेशन एग्जिस्ट कर जाए उनके कोऑर्डिनेट्स में, मतलब इफ द रिलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल, इफ रिलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल। अब रिलेशन कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैंने वेक्टर ए लिया है और इसको वेक्टर बी लिया है तो दिस इज ए एक्स, ठीक है, और ये बी एक्स है, दिस इज ए वाई, दिस इज बी वाई। तो आप इनकी रेशियोज निकालें, मतलब इस तरीके से बी एक्स लिख लें या ए एक्स लिख लें, ऊपर कोई मसला नहीं है। बी जेड ओवर ए जेड,
ये वाला होता है, इस चीज़ को आप कह देते हैं कि रिलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स की इक्वलिटी। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर देखें 3/, ये हो जाएगा 3/2, देन -4/-1। तो चलें हम अभी फ़िलहाल कंडीशंस देख लेते हैं, फिर उसको इन गिवन वेक्टर्स पर अप्लाई करेंगे और बताएंगे कि इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है। कोलिनियरिटी की ही थर्ड कंडीशन आपके पास क्या होती है? थर्ड कंडीशन आपके पास होती है कि दो वेक्टर्स आपके पास कोलिनियर होंगे अगर उनका क्रॉस किसके इक्वल आ जाए? जीरो वेक्टर के इक्वल आ जाए। मतलब दो वेक्टर अगर आपको दिए गए हैं ना, तो वो आपके पास कोलिनियर होंगे अगर आप उनका क्रॉस लेके चेक करें और वो जीरो वेक्टर आ जाए। अच्छा, और ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये स्पेशल प्रॉब्लम्स के लिए रखते हैं, मतलब 3D के लिए आप ये अप्लाई करते हैं, 2D के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और ये कंडीशन आप तब नहीं अप्लाई कर सकते जब आपके पास गिवन वेक्टर्स में से कोई एक वेक्टर का कंपोनेंट जीरो हो, तो कंडीशन नंबर 2 नहीं इस्तेमाल हो सकती। ठीक है, तो ये तीन जो आपके पास आप कह सकते हैं मेथड्स हैं कोलिनियरिटी को चेक करने के लिए। और कोप्लानर में आपको पहले ही पीछे बता चुकी हूँ कि ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनके लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल हो। इस चीज़ के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या है, पीछे भी मैंने बताया है कि इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू जीरो, तो वो आपके पास कोप्लानर हो जाती है चीज़। ठीक है, अब हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को चेक करना है। स्केलर मल्टीपल मतलब कोई चीज़ इनमें से कॉमन आ सकती है? नहीं कॉमन आ सकती भाई, मतलब क्योंकि ये एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। यहाँ देखें, अगर यहाँ पर 4 होता तो फिर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेके कुछ बनाने की कोशिश करती, ठीक होगी बात। तो ये स्केलर मल्टीपल तो नहीं है। स्केलर मल्टीपल नहीं है तो इसका मतलब है ये पैरेलल वेक्टर्स तो नहीं हुए। उसके बाद ये पहली कंडीशन पैरेलल वेक्टर्स की होती है, तो पैरेलल वेक्टर्स के लिए ये कंडीशन तो पूरी नहीं हुई। फर्दर ये देखें ज़रा कि इनके जो रिलेशन है कोऑर्डिनेट्स का, क्या वो इक्वल आता है या नहीं। देखें bx आपके पास क्या है 3, मैं इनमें वैल्यूज पुट कर रही हूँ बेसिकली 3/2, और यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल अब इक्वल लगाऊं -4/-1। ज़रा यहाँ पर देखें, इसका आंसर आ रहा है 3/2 और इसका आंसर आ रहा है 4, तो ये तो इक्वल नहीं है। मतलब दूसरा रिलेशन भी यहाँ पर हमें कुछ बताने के काबिल नहीं है। मतलब उसने हमें ये बता दिया है, या दूसरे रिलेशन ने अपनी डेफिनेशन से हमें ये बता दिया है कि ये आपके पास कोलिनियरिटी की कंडीशन को फुलफिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके कोऑर्डिनेट्स के जो रिलेशंस हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। तो मतलब ये वाली कंडीशन भी ओमिट होगी। अब ज़रा तीसरी कंडीशन ज़रा हम देखें कि क्या तीसरा जो मेथड है कोलिनियरिटी का, उसके तहत तो कहीं ये डेफिनेशन को फुलफिल तो नहीं कर रहा। तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, इसका क्रॉस ले लेना है, और क्रॉस प्रोडक्ट इसका आप लेंगे तो वो आपके पास आएगा 8i + 11j - 5 के, मतलब वो भी जीरो के इक्वल नहीं है। मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, लिहाजा ये कोलिनियर भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीसरी ऑप्शन है, मतलब कोलिनियर वाली तो ऑप्शन नहीं है, तो फिर जो तीसरी ऑप्शन है यहाँ पर ज़रा इसको गौर कर लें। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो वो बेसिकली सारी कंडीशन थी जब आपके पास 3 डायमेंशनल वेक्टर्स हों। 3 डायमेंशन मतलब उसकी डायमेंशन 3 हो, i j के, मतलब XYZ प्लेन में वो डिस्कस हो रहा हो। तो 3 के लिए तो बहुत सिंपल है, क्या कि अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं तो आप उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लें, जो मैंने यहाँ पर लिखा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, देन दिस वेक्टर विल बी कोप्लानर। लेकिन यहाँ पर मसला अब ये है कि यहाँ पर अब वेक्टर्स आपको 2 दे दिए गए हैं और तीसरी ऑप्शन आपको कह दिया कोप्लानर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो 3 वेक्टर्स के दरमियान में होता है, तो मतलब वो तो प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक रिजल्ट हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि जब आपके पास 2 वेक्टर्स होते हैं तो उनको कोप्लानर चेक करने के लिए वो डायमेंशन पर डिपेंड करता है। अगर तो वो 2 डायमेंशनल है, ठीक है, तो फिर तो वो हमेशा कोप्लानर होंगे, चाहे वो कोइंसिडेंट हैं, पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग हैं या नहीं, चेक करने की ज़रूरत नहीं। अगर 2 डायमेंशनल वेक्टर्स हों और 2 हों गिनती में,
तो वो आपके पास हमेशा क्या होते हैं, कोप्लानर। लेकिन यहाँ पर आपके पास दो वेक्टर्स हैं लेकिन 2 डायमेंशनल नहीं है, कितने हैं, 3 डायमेंशनल। तो जब कभी भी आपको दो वेक्टर्स दिए हों और 3 डायमेंशनल हों तो उसके लिए आप लोग चेक करते हैं कि क्या वो कोइंसिडेंट हैं, ठीक है, कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग वगैरह हैं या नहीं है। तो आम अल्फाज में इसको भी मॉडिफाई कर दूं अपनी स्टेटमेंट को, तो आपने देखना है कि क्या वो पैरेलल हैं। तो हम ऊपर देख चुके हैं कि हमारे पास वो पैरेलल नहीं है, मतलब दो वेक्टर्स हैं, 3 डायमेंशंस हैं, लेकिन वो पैरेलल नहीं है। अगर वो पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब है वो कोप्लानर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, और इसमें काफ़ी कुछ जो है उसने छोड़ दिया है आपके समझने के लिए। तो यहाँ पर फिर कौन सी ऑप्शन हमारे पास बची, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। जी व्यूअर्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 BPSC लेक्चर मैथ 2017 की तरफ। कहता है इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज पाई बाय 4 then the value of a cross b by a dot b is equals to option number A 1, option number B 1 by square root 3, option number C 1 by square root 2 and option number D 1 by 2। बहुत सिंपल है, मैं इसका फार्मूला खोलूंगी, उसमें वैल्यू पुट करूंगी, आपको खुद ही आंसर पता चल जाएगा कि क्या है। आपको पता है A क्रॉस B किसके इक्वल होता है, ए बी साइन ऑफ थीटा। अच्छा, यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिकली ये लिखना चाहिए था ए क्रॉस बी बाई ए डॉट बी मॉड, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, और ए डॉट बी आपके पास क्या होता है वेक्टर्स का, दैट इज इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब देखिए साइन पाई बाय 4 इट इज 45, साइन 45 आपके पास क्या होता है 1 बाय स्क्वायर रूट 2। इसी तरीके से cos 45 पर क्या होता है 1 बाय स्क्वायर रूट 2। तो आपके पास आंसर क्या जनरेट हुआ 1। तो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा MCQ था कि आपके पास क्या है, इसकी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सो इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज पाई बाय 4 मीन्स 45, देन द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी बाई ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो डियर ऑडियंस, मूव करते हैं अपने MCQ नंबर 30 की तरफ। तो वो कहता है कि इफ़ A एंड B आर द वेक्टर्स सच दैट A डॉट B इज इक्वल टू 0 स्केलर एंड A क्रॉस B इज इक्वल टू 0 वेक्टर, देन ऑप्शन नंबर A एंड B आर पैरेलल वेक्टर्स, ऑप्शन नंबर B A एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ऑप्शन नंबर C A एंड B आर 0 वेक्टर्स, और ऑप्शन नंबर D नन ऑफ दीज। सवाल बहुत सिंपल है, कहते दो वेक्टर्स हैं आपके पास, पहले आपने इन दो कंडीशंस का मतलब क्या है वो देखना है, और वो कह रहे हैं कि दो वेक्टर्स ये दोनों एट अ टाइम होल्ड करें तो क्या बनते हैं, फिर आप उन वेक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी आपका डॉट इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता है। डॉट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है हमेशा किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। मतलब डॉट में आपका कॉज आता है, कॉज किस पर आपके पास 0 आंसर जनरेट करता है, कॉज आपका आंसर जनरेट करता है 0 90 पर। मतलब ये चीज अगर 90 हो जाए तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा एज अ होल 0, और जब चीज 90 हो जाए तो इसका मतलब क्या है परपेंडिकुलर है। क्या है मतलब ये चीज लिखी हुई है कि दो वेक्टर्स आपस में क्या हैं परपेंडिकुलर हैं, सिर्फ इस स्टेटमेंट का मतलब है। अगर हम दूसरी स्टेटमेंट पर मूव कर जाएं, कहता है ए क्रॉस बी, आपको पता है ए क्रॉस बी में क्या होता है साइन होता है, ए बी साइन ऑफ थीटा एंड यूनिट वेक्टर। साइन 0 किसकी इक्वल होता है, साइन जब 0 हो, मतलब साइन 0 ने आंसर कब 0 जनरेट करना है जब एंगल आप 0 लें, ठीक है। तो जब एंगल 0 हो तो उसका मतलब होता है वेक्टर्स पैरेलल हैं। मतलब ये कंडीशन आपको ये बता रही है कि दोनों वेक्टर्स आपके क्या हैं पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है। एक कंडीशन आपको बता रही है कि परपेंडिकुलर हैं, दूसरी कंडीशन साथ ही आपको बता रही है कि पैरेलल हैं।
तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं कि दो वेक्टर्स एट अ टाइम पैरेलल भी हों और परपेंडिकुलर भी हों। इसका मतलब ये है कि अगर तो सिर्फ आपको क्या दी हो, सेकंड कंडीशन को आप देखें, तो फिर तो आपकी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट थी कि ए और बी आपके पैरेलल वेक्टर्स हैं। खाली अगर आप इस ऑप्शन को देखें, ब्लू वाली को, रेड वाली को छोड़ दें, तो फिर आपकी ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी तरीके से अगर आप ब्लू वाली को छोड़ दें, इसको निगेट कर दें और इसको कंसीडर कर दें, तो फिर आपकी ऑप्शन नंबर बी सही बनती है। लेकिन यहाँ पर तो एंड लगा हुआ है, इसका मतलब है आपने किसी को निगेट नहीं करना, दोनों को इकट्ठा कंसीडर करना है। मतलब ये भी लेना है और ये भी लेना है। पहली ऑप्शन तो फारिग हो गई, क्यों? क्योंकि ये भी तो साथ है, ये तो मैं परपेंडिकुलर के बारे में बता रहा है, तो पहली ऑप्शन में तो सिर्फ पैरेलल है, तो फर्स्ट ऑप्शन निगेट कर दिया हमने इस तरीके से। सेकंड ऑप्शन भी निगेट हो चुकी है, क्यों? क्योंकि हमारे पास कंडीशन ये तो चलो बता रही है कि परपेंडिकुलर है, साथ में ये क्या बता रही है, वो तो इस ऑप्शन में बताया ही नहीं गया, तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ से निगेट होगी। तो कौन सी तीसरी कंडीशन सिर्फ हमारे पास ठीक रहती है कि दो वेक्टर्स का डॉट भी जीरो हो और क्रॉस भी जीरो हो, वो तब कंडीशन बनती है या दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो या दोनों जीरो। मतलब एट अ टाइम अगर आपने डॉट जीरो लेना है और क्रॉस भी दो वेक्टर्स का जीरो लेना है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, या तो दोनों वेक्टर्स में से कोई एक वेक्टर जीरो हो या दोनों वेक्टर्स क्या हो, जीरो हो। तो वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी पड़ी हुई है कि ए एंड बी आर जीरो वेक्टर्स। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या हो गया, इफ ए एंड बी आर द वेक्टर्स सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, देन ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी आर जीरो वेक्टर्स। डियर व्यूअर्स, ये थे आपके पास पीपीएससी लेक्चर मैथ 2017 के एमसीक्यू नंबर 26 to 30। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।